Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine and doing well and enjoying their life. I'm Zahra Sahar, member of DRP here for you all to give the lecture on educational psychology. I want to thank the DRP platform which gave me a chance to enhance my information and knowledge by giving the lecture in this platform. Before starting our subject or going towards the subject content, let's go with the little definition of psychology and the fields of psychology. So, as psychology has been defined, the scientific study of human mind and behavior, जहाँ पे हम इंसानों को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं और इसमें इस साइकोलॉजी में हम इंसान के इमोशन, बिहेवियर, फीलिंग्स, थॉट, थिंकिंग प्रोसेसेस, लर्निंग प्रोसेसेस और बहुत सी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं. और देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और डिफरेंट ब्रांचेस में हम साइकोलॉजी को डिफरेंट एस्पेक्ट के थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस में हम साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं. जैसे कि हमारे पास फैमिली साइकोलॉजी होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, बिजनेस साइकोलॉजी और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है. इसी तरह इन तमाम ब्रांचेस में हमारे पास एक जो मेन ब्रांच आते हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड आवर बेसिक कोर्स इज अबाउट द एजुकेशनल साइकोलॉजी. Let's go with the content of educational psychology. First, we will go with the importance or why we study educational psychology, then definition of educational psychology, history of educational psychology, and the last but not the least is scope of educational psychology. तो हमारा पहला कंटेंट है इम्पोर्टेंस और व्हाई वी नीड एजुकेशनल साइकोलॉजी. बात करते हैं कि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, इस सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी का या फिर इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी का क्या काम है, क्यों इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से हम इसे स्टडी करते हैं. जी, तो बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी की. जैसे कि हमें पता है कि आजकल की जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है और किसी भी एक सिंगल लर्निंग अप्रोच से हर किसी पे ये एक सिंगल लर्निंग अप्रोच हर किसी पे काम नहीं करता. इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने इस फील्ड ऑफ एजुकेशन पे काम करना शुरू किया. इन्होंने फोकस की डिफरेंट लर्निंग मेथड्स को, इन्हें आइडेंटिफाई किया, स्टडी किया डिफरेंट लर्निंग मेथड को, ताकि अच्छी तरह से वो ये समझ सके कि एक इंसान किसी भी चीज़ को किस तरह से वो स्टडी करते हैं और किस तरह से वो किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं. तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं ताकि इन जो इंडिविजुअल की लर्निंग है उसे अंडरस्टैंड कर सके एंड इफ़ेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग दे सके. एक एजुकेशनल सिस्टम में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो 2 मेजर रोल प्ले करते हैं वो एक का होता है टीचर और दूसरे का होता है स्टूडेंट. इन दोनों की बॉन्डिंग, इन दोनों की रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि लर्निंग इफ़ेक्टिव हो. टीचर्स इस एजुकेशनल सिस्टम में सिर्फ वो जॉब नहीं कर रहे बल्कि किसी एक इंसान की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी मेंटल एबिलिटी को वो पॉलिश कर रहे हैं. So that's why their relation is very complex, complicated and very important. So इन दोनों के रिलेशन को बेटर बनाने के लिए, इन दोनों के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव बनाने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी होता है. एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एजुकेशन एरिया में स्टडी करते हैं ताकि लर्निंग प्रोसेसेस को वो लोग मज़ीद बेहतर बना सकें. और लास्ट पॉइंट में इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि वो लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसऑर्डर्स या कोई और हर्डल जो
किसी भी बच्चे की लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो उनसे डील करते हैं, उन्हें डायग्नोज करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट की जाती है ताकि एक बेहतरीन तरीक़े से एक बच्चा अपने इस लर्निंग प्रोसेस को जारी रख सके, इस लर्निंग प्रोसेस को वो लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। यहाँ तक हो गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की। आया इस चीज़ का मतलब क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी क्या करते हैं। So, the branch of psychology focus with the finding ways to improve the educational processes and product so that teacher can teach more effectively and student can learn more effectively with less effort। यानी ये साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेसेस पे ये लोग बात करते हैं, ये लोग फाइंडिंग करते हैं, रिसर्चेस करते हैं ताकि क्या हो कि एक टीचर्स इफ़ेक्टिवली स्टूडेंट को पढ़ा सके और एक स्टूडेंट इफ़ेक्टिवली सक्सेसफुली किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली वो लोग लर्न कर सके। We can also define the educational psychology as the study of how people learn, including teaching method, learning processes, individual differences, etc. यहाँ पे बात होती है कि किस तरह से एक इंसान किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं, इनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या वजूहात होते हैं और इसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे वो लोग किस तरह से लर्न करते हैं, कौन सी लर्निंग प्रोसेसेस होती है, etc. We can also define educational psychology as the study of how human learn, यानी इंसान किस तरह से लर्न करते हैं, किस तरह से नॉलेज को रिटेन करते हैं, दोबारा उसे अपने माइंड में एक स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को दोबारा अपने माइंड उस नॉलेज को दोबारा अपने माइंड में लाते हैं। प्राइमरी इन एजुकेशनल सेटिंग्स लाइक क्लासरूम, किसी भी एजुकेशनल सेटिंग के अंदर ही लाइक क्लासरूम etc। और इनमें जहाँ पे किस चीज़ को ये लोग स्टडी करते हैं, इनके इमोशनल को, सोशल एंड कॉग्निटिव लर्निंग को एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ कि किस तरह, कहाँ से आया, किस तरह इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट हुई एज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। सो Grinder was a person who gave the detailed history of educational psychology. According to the Grinder, he said that he trusts that the origin of education psychology was of Plato and his student Aristotle. Plato और Aristotle ने इस origin of educational psychology को दिया। प्लेटो ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी के रिलेटेड प्लेटो ने कहा कि नॉलेज इनिशिएट एट बर्थ एंड लर्निंग बाय ग्रोथ, यानी किसी भी इंसान के पैदा होते ही क्या होते हैं, वो अपनी नॉलेज गेन करना, लर्निंग करना वो स्टार्ट करते हैं और बाय ग्रोथ क्या होते ही इनकी लर्निंग भी शुरू होते हैं। उसके बाद एरिस्टोटल जो प्लेटो का स्टूडेंट था, इसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया एसोसिएशन अमंग आइडियाज़ फॉर रिकॉलिंग। इसने यही ऑब्जर्व किया कि किस तरह से आइडियाज़ को एक इंसान एसोसिएट करते हैं, किस तरह इन आइडियाज़ के दरमियान ये लोग बॉन्डिंग करते हैं ताकि प्रॉपरली उनको रिकॉल की जाए। फिर 1600 में जॉन लॉक जो साइकोलॉजिस्ट था, उसने कहा कि ह्यूमन स्टडी फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी एक इंसान लर्न करता है एक्सटर्नल अपनी बाहर की दुनिया, अपनी सराउंडिंग से, और उसने टेबुला रासा की थ्योरी भी दी। टेबुला रासा की थ्योरी यानी ये वो थ्योरी है जहाँ पे कहते हैं कि ह्यूमन माइंड इज़ अ ब्लैंक स्लेटी और ब्लैंक वाइट पेज, यानी इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और सराउंडिंग में रहते हुए, एक अपनी सोशल एनवायरनमेंट में रहते हुए कोई भी इंसान लर्निंग प्रोसेस अपने स्टार्ट करते हैं और वो लर्न करते जाते हैं। देन Comenius was the first who recognized age differences in children's ability to learn. Then in mid of the 18th century, Jean-Jacques gave the theory of educational pedagogy, whereas the pedagogy means the learning practices and method for teaching. Then Pestalozzi was the first who applied the education, who is the applied educational psychologist.
He's the one who put the Jean Jacques teaching into a practice. उसने जो theory of educational pedagogy जैन जैक्विस ने दी थी, इस पेस्टोलॉजी ने उसको अप्लाई किया, उसको इसीलिए अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इसको कहा जाता है। इसके बाद आते हैं स्पेंसर की तरफ। स्पेंसर ने पेडागॉजी को एक सिस्टमेटिक थ्योरी में उसको डाल दिया, उसको एक सिस्टमेटिक थ्योरी दी और उसी में इसने एम्फेसाइज किया साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे है। Herbert is a father of scientific pedagogy and he gave the theory of apperception. Then William Wood in 1879 made a experimental lab and he also extended the theory of apperception into the theory of consciousness. Further on, Titchener was the first who eminent the educational psychologist. He focused on the higher cognitive process. John Dewey in 1896 gave the theory of functionalism, where they talk about the study of adaptive behavior. Edward Lee Thorndike explained the learning by SRC, stimulus response connection, and in 1914 he gave 3 volume series of educational psychology और 50 साल तक इसकी थ्योरी को किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। Then in 1950 cognitive psychology was introduced and the renewed research interest over how individuals acquire, retain and recall information by their higher cognitive process. इसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक सब फील्ड, एक ब्रांच के थ्रू इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। So the last content of today's lecture is about the scope of educational psychology. Let's firstly define what is scope. Scope means the extent or range of something. यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का रेंज, इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। Let's talk about it. The scope of educational psychology is vast and multifaceted. It includes studying human development, learning theories, motivation, assessment and evaluation in any educational problems, instructional design, teaching strategies, classroom management, and social and cultural context of education. So this was about the today's lecture, the introduction to educational psychology. Hope so that today's lecture was understandable and clear for everyone. Thank you so much. Thank you so much for your time.